नेक्स्ट है हमारा स्टाफिंग प्रोसेस। आपने ध्यान होगा हमने प्लानिंग का भी प्रोसेस पढ़ा है, ऑर्गेनाइजिंग का भी प्रोसेस पढ़ा है। हमारे सिलेबस में 5-6 प्रोसेस हैं और उनमें से एक प्रोसेस एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। अब है ये स्टाफिंग का प्रोसेस। स्टाफिंग के प्रोसेस में एक्चुअली ज़्यादा स्टेप्स है तो पूरा प्रोसेस तो नहीं आ सकता है एग्ज़ाम में, क्योंकि 6 नंबर से बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन आपको पता है केस स्टडीज़ भी हमारे यहाँ आती हैं, आपको आइडेंटिफाई भी करना पड़ता है। और उसके अलावा कई ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट 4 स्टेप, फर्स्ट 3 स्टेप, लास्ट 6 स्टेप्स, या आपको कोई एक स्टेप दे दिया जाए इसके बाद के 3 स्टेप लिखे जाएँ, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है, यानी कैसे हम लोगों को अपॉइंट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। ये जानना कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है। पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं दैट हाउ मैनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की ज़रूरत है। जब केवी के लिए जॉब निकलती है तो उसमें बता दिया जाता है कि पीजीटी फिजिक्स कितने, प्रिंसिपल्स कितने, वाइस प्रिंसिपल कितने, पीजीटी मैथ्स कितने, ये डिफरेंट पोस्ट के साथ बता दिया जाता है कितने कितने हमें रिक्वायर्ड हैं और उनकी क्वालिफिकेशन वगैरह सब। तो पहले सबसे पहले बताने के लिए आपको कैलकुलेट भी तो करना है। तो सबसे पहले हम बताने से पहले कैलकुलेट करेंगे, वी विल एस्टिमेट हाउ मैनी पर्सन आर रिक्वायर्ड। अब एस्टिमेट करने की क्या जरूरत है, केवी को क्या पता नहीं है उसके यहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं। ये जो स्टाफिंग का प्रोसेस होता है लोगों को अपॉइंट करने का, इसमें टाइम लगता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ खुद का। मैंने जब फॉर्म भरा था, मैंने नवंबर 2010 में फॉर्म भरा था और मेरा सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो पूरा हुआ जनवरी के अराउंड, दिसंबर के एंड में पूरा हुआ, दिसंबर 11 में। 1 साल लग गया। ठीक है, अब 1 साल में तो बहुत से लोग जॉब छोड़ के भी चले गए होंगे, बहुत से लोग रिटायर हो गए होंगे। जो जॉब छोड़ के चले गए उनका तो अंदाजा नहीं होता, लेकिन रिटायर हो गए तो उसका हो सकता है ना। जनरली 6 महीने तो लग ही जाते हैं इस प्रोसेस में। तो आप उन 6 महीने में जो रिटायर होने वाले होते हैं उनके लिए भी प्लस करके आप अंदाजा लगाते हो कि इतने लोग हमें चाहिए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब है, इसको हम अलग से ही पढ़ेंगे टॉपिक, पब्लिक को मोटिवेट करना कि वो हमारे यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करें। लोगों को बताना कि हमारे यहाँ ये जॉब खाली है और उनको मोटिवेट करना कि वो हमारे यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करें। जब हमारे फिर नेक्स्ट स्टेप आता है सिलेक्शन। जब हमारे यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो उनमें से हम बेस्ट को सिलेक्ट करेंगे। मान लो हज़ारों लोगों ने अप्लाई किया, हमें चाहिए थे 200%, तो हमने बेस्ट 200 जो है सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्शन में बहुत से तरीके हो सकते हैं। कई लोग इंटरव्यू लेते हैं, कई लोग रिटन एग्ज़ाम लेते हैं, फिर इंटरव्यू भी लेते हैं, कई लोग सिर्फ रिटन एग्ज़ाम लेते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का मतलब जॉब जहाँ आपको अपॉइंट करना है उसको बताना कि ये आपकी जॉब है, आप यहाँ पर आपको काम करना है, इस प्लेस पर, इस जगह पर आपको अपॉइंट किया जाता है। जैसे केवी ऑल इंडिया में है, जब मेरा अपॉइंटमेंट हुआ तो मुझे बताया गया कि आपको प्लेसमेंट दे दी गई है और आपको प्लेसमेंट दे दी गई है मध्य प्रदेश में केवी गेम झाबुआ में, आपको वहाँ जाके ज्वाइन करना है। दूसरा टर्म है इसमें ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है जिस एम्प्लॉय को आपने अपॉइंट किया है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उससे अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ एडजस्ट करवाना, उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के तौर तरीके सिखाना, जो वहाँ पे और एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके साथ मिलकर रहना सिखाना। यानी एक तरह से आपको नए एम्प्लॉयज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशन में एडजस्ट कराने का काम जो है, इंट्रोडक्शन का काम अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो ओरिएंटेशन है। जब हम केवी में अपॉइंट होते हैं तो हमारा एक इंडक्शन कोर्स होता है जिसमें हमें बताया जाता है कि केवी में हमारे क्या रूल्स है, रेगुलेशन है काम करने के, क्या हम कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते हैं, डूज एंड डोंट्स यानी रूल्स बताए जाते हैं। तो ये सब ओरिएंटेशन में आता है। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। हमारे अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग कराने का काम भी, सिखाने का काम भी, हमारे केवी में टाइम टू टाइम ट्रेनिंग होती है।
वो भी काम हमारा है, ऑर्गेनाइजेशन का है। और डेवलपमेंट का मतलब है कि मेरी ओवरऑल ग्रोथ। अब ये कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। वैसे हम आगे पढ़ेंगे। ट्रेनिंग का मतलब एक पर्टिकुलर फील्ड को सीखना, जैसे कंप्यूटर में ट्रेनिंग में कंप्यूटर सीख जाऊँगा। लेकिन डेवलपमेंट का मतलब है मेरे सारे स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, हम ओवरऑल ग्रोथ हो रही है मेरी हर तरफ। एक तरफ से कह सकते हैं कि ट्रेनिंग का मतलब है कि इंसान सिर्फ लंबा होता जा रहा है, और डेवलपमेंट का मतलब है कि वो दिमाग से भी तेज हो रहा है, एज बढ़ने के साथ साथ खाली लंबा नहीं हो रहा है, दिमाग भी उसका बढ़ रहा है, सोच भी बहुत ज़्यादा पा रहा है, तो वो डेवलपमेंट होता है। अगर सिर्फ लंबा हो रहा है, दिमाग उतना ही छोटे बच्चे जैसा है, तो वो ट्रेनिंग की तरह हो गया है ना। तो बहुत डेवलपमेंट का मतलब है सब कुछ ओवरऑल ग्रोथ को यूज होता है। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या है कि जो कुछ आपने काम कर लिया है, जब आप थोड़े पुराने हो जाते हो, 4-5 महीने पुराने, कुछ वीक्स पुराने, कुछ महीनों पुराने, तो आपने पिछले कुछ टाइम में क्या काम किया है उस काम को देखना, और देखना आपने प्लान्स के अकॉर्डिंग सही काम किया है या नहीं किया है। हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ये परफॉर्मेंस अप्रेजल हर साल होता है। कई जगह पर हर महीने होता है, कई जगह पर 6 महीने बाद होता है, अलग अलग चीज़ें। लेकिन हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ये हर साल होता है। 1 अप्रैल टू 31 मार्च के बीच आपने क्या क्या काम किया, हमारे केवी में भी ये परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। यानी पिछले आपने करंट एकेडमिक ईयर में क्या काम किया, आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही। हमारी परफॉर्मेंस आपके रिजल्ट से होती है, तो वही परफॉर्मेंस अप्रेजल हुआ। नेक्स्ट इज प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। आपके एम्प्लॉयज की प्रमोशन की और उसकी कैरियर की प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, कि वो कैसे कैसे उसका कैरियर आगे बढ़े। ये ना हो कि जिस पोस्ट पे उस पोस्ट तक ही रह जाए, वो नई नई चीज़ें सीखे, नई नई चीज़ें करे। ये क्या कहते हैं, उसके लिए ज़रूरी है उसकी प्रमोशन प्लानिंग, वो आगे बढ़े, आगे बढ़ने के लिए एग्ज़ाम दे, नई नई चीज़ें सीखे, ये सब आपको काम करना होता है। लास्ट है कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब है कि जो भी हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन से जो भी एम्प्लॉय को मिल रहा है, सैलरी, वेजेस, जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं छोटे बड़े, वो सब कंपनसेशन का पार्ट होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ सैलरी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके पेरेंट्स आर्मी में है, तो आपको फादर का सैलरी तो मिल ही रही होगी। उसके अलावा जो है आपको फादर को आर्मी में कैंटीन की फैसिलिटी मिलती है, तो ये भी एक कंपनसेशन का पार्ट हुआ। कंपनसेशन एक बहुत बड़ा टर्म है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, अलग अलग तरीके से कंपनसेशन दिया जाता है, और कंपनसेशन टाइम के हिसाब से चेंज होता रहता है। आज से 20 साल पहले वाली सैलरी आज से नहीं चलेगी, आपको आज के हिसाब से सैलरी देनी पड़ेगी, क्योंकि आज लोगों की ज़रूरतें चेंज हो चुकी हैं। पहले लोगों की ज़रूरतें अलग थी, आज के डेट में लोगों की ज़रूरतें अलग है। तो आज आप 20 साल वाली सैलरी आज दोगे तो आपके यहाँ कोई ज्वाइन नहीं करेगा। और इवन जो पुराने एम्प्लॉयज होते हैं, उनकी सैलरी भी आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करनी पड़ती है, प्लान करके कि क्या उनको सैलरी दी जाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। स्टाफिंग नेवर एंडिंग प्रोसेस है। पहले 4 स्टेप जो है आपको करने पड़ेंगे, लेकिन हर बार नए एम्प्लॉयज़ के लिए करने पड़ेंगे। पुराने एम्प्लॉयज़ के लिए आपको लास्ट 4 स्टेप्स कॉन्टिन्यूसली करने पड़ेंगे। मेरा एक बार ओरिएंटेशन हो गया, उसके बाद ट्रेनिंग और डेवलपमेंट मेरा हमेशा चलता रहेगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल चलती रहेगी, मेरा प्रमोशन कैरियर प्लानिंग चलती रहेगी, और मेरा कंपनसेशन वाला पार्ट भी चलता रहेगा। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। हाँ, मेरे क्योंकि मैं पुराना एम्प्लॉय हूँ, तो पहले 4 स्टेप मेरे लिए नहीं है, लेकिन नेक्स्ट 4 स्टेप मेरे लिए कॉन्टिन्यूसली चलते रहेंगे।